वेलकम स्टूडेंट्स। हम पिछला ही पॉइंट आगे चलाएंगे। हम ये जानेंगे कि व्हाट मिनाज ए सिराज थॉट अबाउट राजिया। राजिया के बारे में मिनाज ए सिराज के क्या क्या व्यूज़ थे। ही वॉज एक्सेप्टेड दैट शी वॉज टैलेंटेड एंड शी वॉज कैपेबल टू रूल, बट ही इन हिज व्यूज़ आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। ये आइडियल सोशल ऑर्डर कौन सा है कि वीमेन वेयर सपोज टू बी अ सबऑर्डिनेट टू मैन। वीमेन जो होती है वो मैन को सपोर्ट करने के लिए होती है, मैन बनने के लिए नहीं होती, रूलर बनने के लिए नहीं होती। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, कि गॉड के रजिस्टर में ऐसा नहीं है कि वो मैन पर रूल करे। तो हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ओवर हर एक्सेलेंट क्वालिटीज़। तो इसीलिए उनमें सब क्वालिटीज़ होते हुए भी वो रूल कैसे करेगी, क्योंकि रूल करने का अधिकार किसे है, सोशल ऑर्डर के अनुसार मैन का। क्या आप इससे सहमत है? ये तो पुराने ज़माने की बात है, आपको इस पर अपने पॉइंट्स देने हैं कि क्या ये मिनाज ए सिराज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही था या गलत था। लेकिन रजिया वॉज कैपेबल and she dared. On her inscriptions and coins, रजिया mentioned that she was the daughter of सुल्तान इल्तुतमिश। उसने अपनी पहचान नहीं छुपाई। उसने अब वो जो भी ऑर्डर निकालती थी उसमें अपना नाम सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कर ही अपना नेम उस पर इंस्क्रिप्ट किया, मतलब अपना नेम लिखवाया। उसके एकदम कॉन्ट्रास्ट में जो रानी रुद्रमा देवी थी, क्वीन रुद्रमा देवी, कहाँ की थी ये? काकतीय डायनेस्टी की, वारंगल से, ऑफ वारंगल। कहाँ की थी ये? वारंगल की। ये रानी ने क्या किया कि इस समाज के डर से, सोसाइटी के डर से क्या किया कि अपना नाम उसने रुद्रा, मतलब एज ए मेल कार्ड किया, मतलब इंस्क्रिप्शंस पे अपना नाम किस नाम से लिखवाती थी? रुद्रा। ये दिखाने के लिए कि मैं राजा का है, मतलब एक मेल एज ए फ्रेंड। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड शी वॉज अ मैन। क्यों? आखिर ये सोसाइटी के ही डर से, क्योंकि आज की ज़माने में ये सोशल अपना ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन उतना नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस ज़माने में कितना होता होगा। और एक और क्वीन थी जिसका नाम था दीदा। कहाँ की थी? कश्मीर की थी। कब से कब था इसका रूल? 980 से 1003। हर टाइटल इज़ इंटरेस्टिंग। हाँ, हम दीदी बोलते हैं, ये दीदा क्या है? व्हाट इज दिस दीदा? इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर। दीदी को हम, एल्डर सिस्टर को हम दीदी बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट। अब यहाँ इस रूलर को इतना सम्मान दिया गया कि उसे लोगों ने दीदी से क्या बना दिया? दीदा। मतलब एक ऐसा रूलर जो सक्षम है राज्य करने के लिए। तो ये प्रजा का प्यार था, स्नेह था, जो उन्होंने अपने रूलर के प्रति दिया और उसे एक ये स्पेशल नाम दिया, दीदा। हो गया। इस पॉइंट में हम देखेंगे कि ये दिल्ली सल्तनत का जो है वो एक्सपेंशन किस तरह से हुआ। एकदम से थोड़ी ना हुआ, धीरे धीरे हुआ। दिस प्रोसेस वॉज रन स्लोली। अब क्या हुआ? 12th सेंचुरी की तो ख़त्म हो गई। इन द अर्ली 13th सेंचुरी, जब 13वें शतक की शुरुआत हो गई, The control of Delhi Sultans rarely went beyond the heavily fortified towns. Fortified means जो किलों से घिरे हुए जो टाउन्स थे, उनसे कभी कभी ही ये सैनिक बाहर निकलते थे। और जब बाहर निकलते थे किस लिए? ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रिब्यूट के लिए, मतलब दूसरों से बख्शिश लेने के लिए, या फिर प्लंडर, मतलब लूटपाट मचाते थे अपनी ज़रूरती चीज़ों के लिए, और फिर से अपने किलाबंद शहरों में चले जाते थे और फिर से रहते थे। तो यही टर्म शुरू था, यही प्रोसेस शुरू थी। अब क्या हो गया? हिंटरलैंड की बात करते। व्हाट इज़ मीन बाय हिंटरलैंड? द सुल्तान सेल्टम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड। और इनका हिंटरलैंड पे कोई कंट्रोल नहीं था। अब ये टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विथ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हिंटरलैंड एक ऐसे सिटी के एकदम बाजू में रहती थी जहाँ से पोर्ट रहते थे और जहाँ से सप्लाई किया जाता था गुड्स यानी माल का, और सर्विस का, मतलब जो तरह तरह की जो मर्चेंट प्रोसेस है, अपना कमर्शियल प्रोसेस है, वो वहाँ से
होती थी। मतलब इन शॉर्ट हिंटरलैंड ये सिटीज़ के एडजेसेंट होती थी, जहाँ से बंदर मतलब पोर्ट ये पास होते थे और जहाँ से कमर्शियली जो प्रोसेस है वो होती रहती थी, जो गुड्स वगैरह है वो सप्लाई कर होते थे। तो इसका मतलब है हिंटरलैंड। अब देखेंगे गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन का मतलब होता है ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों से घिरा हुआ शहर। आपने कभी आर्मी एरिया देखा है? उसमें चारों तरफ से दीवारें रहती है या फिर फोर्टिफाइड एरिया रहता है और उनके अंदर सैनिक रहते थे, क्वार्टर्स रहते हैं, उनकी छावनियाँ रहती हैं। तो वो उस टाइप का हो गया गैरिसन टाउन। तो कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन अ डिस्टेंट बंगाल एंड सीन फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। धीरे धीरे क्या होता गया कि जो बहुत दूर के गैरिसन टाउन्स हैं उनके ऊपर ये दिल्ली सुल्तानों को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होते गया। क्यों? क्योंकि अब है व्हीकल के डिफरेंट व्हीकल्स के ट्रांसपोर्टेशन अब अच्छा है, लेकिन उस ज़माने में नहीं था, फ़ोन्स भी नहीं थे, तो इस तरह कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। उसके ऊपर डिफ़िकल्टीज़ भी थी। कौन सी थी? रिबेलियन मतलब विद्रोह होते थे, वार मतलब युद्ध भी होते थे, और बैड वेदर मतलब जब बैड क्लाइमेट रहता था, आंधी तूफान, इन सब की वजह से दिल्ली अथॉरिटी वॉज, और इन सब के साथ साथ ही जो बाहर से के जो आक्रमण थे, मतलब मंगोल इन्वेजन्स मीन्स टू कैप्चर अ कंट्री विथ, टू इन्वेड अ कंट्री विथ आर्मी, मतलब ट्रूप्स के द्वारा, मतलब सैनिकों द्वारा किसी एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना, सैनिकों की टुकड़ियों के साथ, और फोर्सफुली उस एरिया को अपने कब्जे में कर लेना, उनको कहते हैं इन्वेजन्स। फोर्सफुली कैप्चर द एरिया। अब कहाँ से आते थे ये इन्वेजन्स? अफ़गानिस्तान से, और उसके साथ साथ ही गवर्नर भी कभी कभी रिबेल मतलब विद्रोह कर देते थे। अब इतनी सारी समस्याओं को झेलना इनके लिए मुश्किल होता था और कभी कभी ही सर्वाइव कर सकते थे। अब इसीलिए गियासुद्दीन बलबन मतलब तुर्की शासकों के काल में दिल्ली सल्तनत का एक्सपांशन नहीं हुआ, इन सभी कारणों की वजह से। लेकिन ये सब अच्छी तरह से किसे आ गया सब मैनेज करना? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी के रेन से ही दिल्ली सल्तनत का एक्सपांशन हुआ। फ्रॉम द रेन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी देयर वॉज एक्सपांशन टुक प्लेस ऑफ दिल्ली सल्तनत। देन फर्स्ट सेट ऑफ कंपेजन्स अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत एम कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? कंसोलिडेटिंग किया। व्हाट इज मीन कंसोलिडेटिंग? मतलब मेक मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, मतलब अपने शासन को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। तो किस तरह कोशिश की? सबसे पहले तो उन्होंने अपने हिंटरलैंड की तरफ ध्यान दिया। मतलब हिंटरलैंड मतलब भीतरी प्रदेश जहाँ बिजनेस होता था, ट्रेड होता था, और जहाँ से मालों की मतलब जो हम क्या कहते हैं कमर्शियल रूट जो होते थे उनके रास्ते में जो थे वो है हिंटरलैंड, उनको मजबूत करने की कोशिश की। किस तरह? आपने देखा ही है कि नॉर्थ प्लेन में गंगा और यमुना का दोआब मीन्स दो पानी, आब मीन्स पंजाबी लैंग्वेज में आब मीन्स पानी, दोआब मीन्स दो पानियों का जो मिलन है वो। अब गंगा रिवर भी इस तरह से आती है और यमुना इस तरह से, तो ये दो नदियों के बीच की जो ज़मीन है, जो वो प्रदेश है, जो एरिया है, उसे कहते हैं गंगा यमुना दोआब, एंड दैट इज़ वेरी फर्टाइल एरिया इवन टुडे। तो इसकी तरफ उन्होंने पहले अपना सेंट्रल फोकस डाला, और क्या किया कि वहाँ के जो है हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट मतलब चरवाहे, हंटर एंड गैदरर्स मीन्स शिकारी, जो गैदरर्स हैं उनको सबको अपनी भूमि से ही उन्होंने एक्सपेल कर दिया, मतलब बाहर हकाल दिया और उन पर कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा कर लिया? क्यों चाहिए था वो उन्हें एरिया? क्योंकि उन्हें वहाँ पर अपनी खेती बनानी थी और रास्ते बनाने थे, भीतरी प्रदेशों को दुर्गम होने से सुगम बनाना था। इस वजह से उन्होंने मतलब वो एरिया क्लियर करना था, वहाँ फर्टिलाइजेशन करना था। अब ये जो लैंड्स तैयार हुई थी, जो उन्होंने साफ़ की, किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर के लिए किसे दी गई? पीजेंट्स के लिए। अब ऐसे उपहार के लिए थोड़ी दी गई है, उसके पीछे भी एक एम था। विच एम? दैट पीजेंट्स शुड
देयर गेट क्रॉप्स एंड दे शुड पे द टैक्सेस टू द रूलर। और अगर टैक्सेस आएगा तो सोल्जर्स को सैलरी मतलब मंथली दी जा सकती है, और सैलरी अगर मिली तो वो सेना बढ़ा सकते हैं, सेना बढ़ाए तो कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन जो है वो कर सकते हैं, और फिर अपने किंगडम का जो है दिल्ली सल्तनत का एक्सपांशन हो सकता है। तो एक चीज़ों के पीछे इन सारी चीज़ें थी। एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज। नाउ फोर्टिसेस, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वेयर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स। अब एग्रीकल्चर हो गया तो ट्रेड भी आ गया, अब ट्रेड भी आ गया तो प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए गैरिसन टाउन्स में मैंने पहले कहा था कि सैनिकों का शहर जो है जहाँ सैनिक रहते थे वो भी बढ़ाए गए। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन करना था और प्रमोट करना था रीजनल ट्रेड को, और उसके साथ साथ ही जो ट्रेड को है वो प्रमोट मतलब बढ़ाना था। ट्रेड को भी बढ़ाना था, एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना था, मतलब टैक्सेस भी ज़्यादा कलेक्ट करने थे, और उसके साथ साथ ही उन्हें प्रोटेक्शन भी चाहिए था। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो जो एरिया थे वो साफ़ किए गए। अब सेकंड एक्सपांशन में देखेंगे एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब हमने पहले पॉइंट में देखा कि इंटरनल ये देखा, अब एक्सटर्नल फ्रंटियर देखेंगे। एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू द साउथर्न इंडिया वेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसने निशाना बनाया कहाँ? साउथ। क्योंकि साउथर्न, हमने पहले कहा था कि चोल, चेर, पांडे वगैरह, वो जो साउथ इंडिया अपना बहुत प्रॉस्पेरस था, बहुत संपत्ति थी वहाँ, दैट एरिया वॉज वेरी वेल्दी, एंड देयरफॉर अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड कंपेन, मिलिट्री कंपेन टुवर्ड्स द साउथ रीजन, एंड ही गॉट विच थिंग्स ही गॉट? सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, एलिफेंट्स बहुत थे, जंगल है, हॉर्सेस, स्लेव्स भी, स्लेव्स मतलब गुलामों की भी ये हुई, और एंड कैरिड अवे प्रेशियस मेटल्स, मतलब सोना, चांदी, जवाहरात, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, इन सब चीज़ों को वहाँ से लूटपाट करके उसने दिल्ली की तरफ लाया। क्यों? क्योंकि उसे अपनी दिल्ली सल्तनत का एक्सपांशन करना था। बाय द एंड मोहम्मद तुगलक रेन 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across large part of the subcontinent। अब मोहम्मद तुगलक के रेन में क्या हुआ कि फिर साउथ में ही नहीं, पूरी इंडिया में ही ये मिलिट्री एक्सपीडिशंस करने लगे। वाई? टू कैप्चर द एरिया एंड टू एक्सपांड द दिल्ली सल्तनत। दे हैड डिफीटेड rival armies and seized cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispenses justice in its reign। अब क्या करते थे? नहीं तो फिर शरण आने के लिए कहते थे, और फिर उनसे टैक्सेस लेके वो टैक्सेस से भी कमाई होने लगी। तो इसलिए प्रॉस्पेरिटी जो है दिल्ली सल्तनत की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब इस पेज पे हम देखेंगे उन सारे कंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे। वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑल द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली सुल्तान विच दे हैव बिल्ट और विच दे हैव कंस्ट्रक्टेड। क्यों बनवाए थे? क्योंकि अपने धर्म के प्रति, टू एक्सप्रेस देयर लव टुवर्ड्स देयर रिलीजन, और टू एक्सप्रेस देयर पावर, और टू एक तरह का जो लोगों का मतलब मिलाप है धर्म के प्रति, जो एक जगह जमा होते हैं, उसलिए भी उन्होंने धर्म का प्रसार, वो सब, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किए। अब देखिए किसका ये है। सबसे पहले देखेंगे कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किसने बांधी थी? कब बनी थी ये? व्हेन इट वाज बिल्ट लास्ट डिकेड ऑफ द 12th century, 12th century के लास्ट में। दिस वाज द कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान्स। जब सबसे पहले बनाई गई उसे क्या बोलते थे? दिल्ली कोहना, द ओल्ड सिटी। द मॉस्क वॉज एनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश। किसके द्वारा ये मतलब बढ़ाई गई? सुल्तान इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका एनलार्ज किया। द मीनार वॉज बिल्ट बाय टू सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। अब एक्सपांशन किसने किया? एनलार्ज किसने किया? इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके मीनार किसने चढ़वाए? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने। और ये किसने बांधी थी? दिल्ली सुल्तान्स ने। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये मस्जिद और कॉन्ग्रीगेशनल मस्जिद मीन्स मॉस्क क्या है, कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क क्या है। देखिए, द मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। मॉस्क को क्या कहते हैं? मस्जिद।
एक्चुअली ये मस्जिद कौन से लैंग्वेज का वर्ड है? अरेबिक. लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह. प्रोस्ट्रेट मीन्स झुकना, अपना सर झुका के बॉडी को स्ट्रेच करना. इन रेवरेंस मीन्स शोइंग डीप रिस्पेक्ट. अब उस अल्लाह की प्रार्थना के लिए अपने सर को नीचे झुकाए हुए डीप रिस्पेक्ट देते हुए जिस जगह पे प्रार्थना की जाती है, किसकी? अल्लाह की, उस जगह को कहते हैं मस्जिद और इंग्लिश में कहते हैं मॉस्क. इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क. अब कॉन्ग्रीगेशनल मतलब क्या है कि जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल पेड देयर क्या बोलते हैं, नमाज, पेड देयर नमाज, उसको कहते हैं. कॉन्ग्रीगेशनल मीन्स ग्रुप. मस्जिद इज जमाई और जामा मस्जिद. मुस्लिम रेड देयर प्रेयर्स, मीन्स रीड देयर नमाज अदा करते थे. कैसे? टुगेदर. मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नेड मेल एज देयर लीडर. अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल था, इनमें से जो सबसे ज़्यादा लर्नेड है, जो सबसे ज़्यादा समझदार है, उसे एज ए इमाम कह के चूज़ किया जाता था. अब उस इमाम का काम क्या था कि वो रिचुअल्स देता था. रिचुअल्स मीन्स एक धार्मिक, मतलब एक प्रोसेस है, जो अपने रिलीजियस प्रोसेस है उसको कहते हैं रिचुअल्स ऑफ प्रेयर का वो ऑर्डर देता था. ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमन्स मीन्स लेक्चर्स बेस्ड ऑन द रिलीजियस थिंग्स. वो सरमन्स भी देता था. उसे क्या कहते थे? खुतबा. रिलीजियस सरमन्स मीन्स रिलीजियस लेक्चर्स. उन्हें क्या कहते हैं पर्शियन में? खुतबा. ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर. अब मुस्लिमों में फ्राइडे की प्रेयर को कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. ड्यूरिंग द प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का. कौन सी दिशा की तरफ खड़े होकर रहते थे? मक्का. मतलब आज भी रहते हैं. क्यों? और कौन सा डायरेक्शन है वो? वेस्ट. कौन सा है? वेस्ट. अब वेस्ट की तरफ क्यों खड़े होकर रहते हैं? क्योंकि मक्का जो है वो इंडिया के वेस्ट में है, इसीलिए वो, और मक्का ये जो जगह है वहाँ अपना रिलीजियस फेथ है हम सब मुस्लिमों का. तो ये वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होते या फिर सिर झुकाकर अपनी नमाज अदा करते थे. दिस इज़ कॉल्ड किबला. जो मक्का है, मक्के की तरफ जब मुंह करते थे उसे कहते हैं किबला. समझ में आए? मॉस्क यानी मस्जिद कौन सा लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज, अरेबिक. एंड congregational means group of people. The group of people when read namaz, then it's called congregational namaz. And the place where the congregational namaz was read, that place is called as congregational mosque. अब द सेकंड मॉन्यूमेंट देखेंगे, या सॉरी सेकंड कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बेगमपुरी मॉस्क. किसने बनाई थी? इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक. किसके राज्य में थी? किसके रेन में थी? मोहम्मद तुगलक के. एंड इट वॉज फेमस बाय ए सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड. कौन से नाम से फेमस है ये? सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड. तो ये आपने, यू हैव टू रिसाइट ऑल दिस constructions. Why? Because for the short questions these all the questions may be asked, so you have to recite which construction was built by which ruler under which reign. Therefore you have, and what is mean by masjid, and which language it called masjid, and congregational, what is mean by congregational mosque, what is mean by rituals. So you have to notice all these meanings. तो ये कौन से नाम से फेमस थी? सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड के. ठीक है. ये मौत की मस्जिद जो है फेमस, वो किसने बनाई थी? सिकंदर लोधी ने. मीन्स ये लोधी डायनेस्टी आ गई. अब कौन सी डायनेस्टी आ गई? ये लोधी डायनेस्टी ने बनाया था ये मौत की मस्जिद. और उसके बाद ये जो है ये मॉस्क ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन द लेट 1520s में. अब ये मतलब तब तक तो इसका बाबर वगैरह कभी मुग़ल डायनेस्टी आ गई थी तब तक. बिलीफ सिस्टम द कोड ऑफ. तो ये सारे जो है कंस्ट्रक्शंस हैं जो ये मुग़ल नहीं, दिल्ली सल्तनत में कंस्ट्रक्ट किए गए थे. आपको ये सब ध्यान में रखना है. अब आगे का जो पॉइंट है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था खलजी के रेन में या फिर तुगलक के रेन में, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे. तो आप इस पोर्शन का स्टडी अच्छी तरह से कर लीजिए.